हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं अपनी थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अब इस पूरे चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे, फिर इसके अंदर बैलेंस शीट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस बैलेंस शीट को आपको शो कराकर स्क्रीन पर उसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है। तो शुरू करेंगे सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट से, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो जो इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब्ड दैट बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यहां पर देखो दो वर्ड है, बैलेंस शीट and statement of P&L are prepared in the form of prescribed schedule 3 of the company act 2013। तो इन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि सेक्शन 129 के तहत कंपनी एक्ट 2013 का इस्तेमाल करते हुए जो कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट बनाती है कंपनी, वो उन दोनों चीजों को बनाने के लिए शेड्यूल 3 का इस्तेमाल करती है कंपनी एक्ट 2013 के तहत। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर जो आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है वो एक्ट के तहत बनाना है 2013, और उसमें यूज क्या करा जाएगा, शेड्यूल 3 के अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं उन शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग आप उस बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट 40 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इंक्लूड। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो सेक्शन 240 गिवन है, उसमें कंपनी एक्ट 2013 के तहत कुछ बातें इंक्लूड हैं, जैसे कि आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। बट आपको मैं बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसी पूरी किताब में एक अलग से चैप्टर गिवन है, जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमने सारी बातें देख ली हैं, तो ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। अब यहाँ पर जो बात आती है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट क्या देती है, हमें पोजीशन देती है पूरी स्टेटमेंट की कि एक्चुअल में हमारी फर्म, हमारी कंपनी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। P&L क्या है, P&L इनकम की स्टेटमेंट देता है कि कंपनी की इनकम है या लॉस में कंपनी चल रही है, तो ये हमें जो इंफॉर्मेशन दे रहा है इनकम स्टेटमेंट से मिल रही है, P&L अकाउंट दे रहा है इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। फिर इसके बाद नोट्स टू अकाउंट ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं, इसमें भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो बैलेंस शीट में हमें नोट नंबर डालकर गिवन दे दी जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपको बोला गया है नेचर कैसा होता है इसका, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका नेचर क्या है, देखो सबसे पहली चीज रिकॉर्डेड फैक्ट, हमें सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है जो पूरे साल में हुई है, और उन्हें किस बिहाफ पर रिकॉर्ड करेंगे, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। इसे हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इसे हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उनके थ्रू और जो कन्वेंशन है उनका यूज करके ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में बोला है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशंस। अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस भी चलती हैं और कुछ ऐसे हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं इस चीज में। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आपको पता ही होगा, जब आप छोटे थे 11th क्लास में आपने पढ़ी थी कुछ बातें, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। अब यहाँ पर क्या होता है, गोइंग कंसर्न का मतलब है ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि कंपनी जब खोली जाती है तो वो यही सोचकर खोली जाती है कि कभी बंद नहीं होगी, और जब कंपनी कभी बंद नहीं होगी तो उसकी जो हर साल हम बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीजें भी हर साल ही हमें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। इसके बाद कंसिस्टेंसी, हम इसे कंसिस्टेंसी से प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जो चीज हम पहले से यूज करते हैं वही हम फ्यूचर में इसमें यूज करते रहते हैं। अक्रूअल, अब अक्रूअल का मतलब ये होता है कि आपने जो कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार अगर उठा लिया है तो आप उसे हर साल उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। फिर इसके बाद आती है बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फॉलोड। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करा जाता है, कौन सा, 3। मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी ये बात बताई थी, भाई हमारे जो अकाउंटिंग
स्टैंडर्ड 3 है उसमें से बातें उठाकर इसके अंदर फॉलो करी जाती हैं। एस्टिमेट्स आर ऑल्सो मेड इफ रिक्वायर्ड, एस्टिमेट्स आर फॉलो मेड इफ रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पर एस्टिमेट्स भी लगाने पड़ते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब ये क्या चीज़ है, सिंपल सी बात है, आप बनाते हो पीडीडी, मैंने आपको कई बार बताया भी है, तो आपको कैसे पता कि अगर आपके 1 लाख रुपए के डेटर है तो उसमें से 10% का आपको प्रोविज़न बनाना है। आप ये अनुमान ही तो लगाते हो कि हो सकता है उसमें से 10,000 रुपये मेरे डूब जाए, तो इसलिए मैं पहले प्रोविज़न बना देता हूँ। तो यहाँ पर एस्टिमेट्स भी हमारे काम आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट प्रोवाइडेड होते हैं इसमें, जैसे रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी रिपोर्ट होती है। सेकंड पॉइंट में आता है ऑडिटर रिपोर्ट टू शेयर होल्डर, जो हमारे शेयर होल्डर हैं, मतलब उन सारी चीज़ों को ऑडिट कौन करता है, सीए करता है, तो वो ऑडिटर रिपोर्ट भी वहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो क्या क्या चीज़ें हमारी एनुअल रिपोर्ट शो कराती हैं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमें एनुअल रिपोर्ट बताती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L ये भी एनुअल रिपोर्ट बताती है, नोट्स टू अकाउंट इसके अंदर भी हमारी कहीं ना कहीं एनुअल रिपोर्ट इंक्लूड होती है। बच्चों ये जो थी ये सारी थ्योरेटिकल बातें थी। अगर आपके सामने एज अ थ्योरी कोई क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, आप इसको अच्छे से पढ़िए, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इसमें से बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा बस इतना ही पढ़ो और छोड़ दो, आपको बुक भी उठानी है और उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स रीड करने हैं। तो बस अब इसके बाद जो मेन काम शुरू होने वाला है, इन चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बाद में। इससे पहले मैंने आपकी स्क्रीन पर बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट शो करा दिया है, आप उसको ध्यान से देखो। मैं उसको एक एक करके आपको समझाने वाला हूं कि कौन सा पॉइंट कहां पर काम आता है। तो बैलेंस शीट आपकी स्क्रीन पर शो हो गई, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहां पर दिया हुआ है सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, जब जिस डेट की, जिस ईयर की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो डेट आएगी, और ऊपर उससे ऊपर आएगा कंपनी का नाम। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर 4 कॉलम बनाए हुए हैं, 1 2 3 4। पहले कॉलम में है पार्टिकुलर, सेकंड में है नोट्स टू अकाउंट, यानी कि जो नोट नंबर जो कि हमें नोट्स टू अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। थर्ड पॉइंट जो थर्ड कॉलम है हमारा, उसमें बोला है फिगर एज द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड। यहाँ पर वो सारी फिगर्स होंगी इस कॉलम के अंदर जो करंट पीरियड में हमें मिल रही हैं, जो हमारी करंट पीरियड की है। और नेक्स्ट इसके बाद फिगर एज एट एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, जो पिछला साल बीता है उसकी भी यहाँ पर फिगर्स आपको दी जाएंगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप इन दोनों पीरियड्स की जो फिगर है उनको कंपेयर कर सकते हो। तो इसे हम एज अ कंपैरेटिव भी बोल सकते हैं कि अगर हमें पता लगाना है कि इस साल हमने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से हमें ज़्यादा लॉस हो गया, और पिछली साल हमने ऐसा क्या क्या नहीं किया था जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ था, तो सिंपल सी चीज़ है, हम दोनों फिगर को कंपेयर कर लेंगे। अब बच्चों जब आप इतना काम कर लोगे, इसके बाद आपको मेन हेड में देखो जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है, इसको आप बोलोगे मेन हेड। ये मेन हेड में काउंट होगा। इसके अंदर जो शेयर होल्डर फंड आ रहा है ये होगा मेन हेड में काउंट, और उसके अंदर जो शेयर कैपिटल आ रहा है वो होगा सब हेड में काउंट। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, सबसे पहले लायबिलिटी और फिर एसेट। आपको पता ही होगा जो आप पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया करते थे वो होती, उसमें भी आप पहले क्या देखते थे, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। बट कंपनी कहती है, कंपनी कभी भी हमें बोलती ही नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करो। कंपनी कहती है आप वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करो। जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है ये होता है वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको ना लायबिलिटी के बारे में डिटेल्स दी गई है, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले पोर्शन में आपको एसेट्स के बारे में डिटेल दी गई है वही सेम चीज़ बट फॉर्मेट अलग कर दिया है। हम जो बनाते हैं वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट और ये है हमारा वर्टिकल फॉर्मेट। तो बस अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लायबिलिटी में एक पॉइंट ये ध्यान रख लो, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 मेन हेड्स आते हैं। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा है करंट लायबिलिटी। तो लास्ट के 2 तो सिंपल है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, और पहला पॉइंट भी सिंपल है, शेयर होल्डर फंड। ये तीनों बातें आपने पहले से पढ़ी हुई है, बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएंगी। सेकंड पॉइंट है शेयर एप्लीकेशन मनी। इसको याद करने के लिए आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसको पढ़ोगे शेयर एप्लीकेशन मनी
और जो पेंडिंग अलॉटमेंट है उसे एक साथ पढ़ोगे। शेयर एप्लीकेशन मनी को एक साथ पढ़ोगे, पेंडिंग अलॉटमेंट को एक साथ पढ़ोगे। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या थे हमारे मेन हेड। अब इन मेन हेड्स के अंदर भी हमारे कुछ सब हेड्स आ रहे हैं, जैसे शेयर होल्डर फंड में पहला आ रहा है शेयर कैपिटल। इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है, नहीं है मैं एक्सप्लेन करूंगा। रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी आपने पहले से सुना हुआ है, नहीं सुना फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर आता है मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट, तो ये एक नया वर्ड है आपके लिए, इसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या है। सेकंड पॉइंट आता है बच्चों शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको भी मैं आपको बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर बच्चों शुरू होता है यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? लंबी अवधि की लायबिलिटी जो हमने 1 साल से ज़्यादा के लिए ले रखी हैं। तो इसमें जो हमारा सब हेड है वो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप सिंपल सा आप एक ही वर्ड आपके दिमाग में आता है, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है। सेकंड इसमें आ रहा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब इसको आप अभी के अभी व्हाइटनर से काट दो, बंद बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपका एग्जाम आता है तो उसमें कोई भी बात इससे रिलेटेड नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। फिर भी मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं आपको जब मैं बोर्ड पर समझाऊंगा बैलेंस शीट को हटाकर। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न जो भी होते हैं वो भी मैं आपको बोर्ड पर ही बताने वाला हूँ। तो ये तो हमारे कुछ नॉन करंट लायबिलिटी के पार्ट्स थे, इनमें से 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। सिर्फ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को आपको इंक्लूड नहीं करना है। फिर इसके बाद बच्चों बात आती है करंट लायबिलिटी की। अगर मैं करंट लायबिलिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म बोरिंग। जो कम अवधि के लोन्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ट्रेड पेबल्स हो गए। ट्रेड पेबल्स आपको पता ही है किन किन 2 चीज़ों को मिलकर बनते हैं। आपके क्रेडिटर और बिल्स पेबल को अगर आप मिला दो, ऐड कर दो, तो वो किसके इक्वल हो जाते हैं? ट्रेड पेबल्स के इक्वल हो जाते हैं। फिर आता है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में ऐसे कोई एक्सपेंसेस हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। और लास्ट में आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट है। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने लायबिलिटी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं फिर दोबारा से एक बार आपको रीड करके बता रहा हूँ हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। हमने मेन हेड में पढ़ा था इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर हमारे मेन हेड था हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर 4 मेन हेड थे। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड था नॉन करंट लायबिलिटी, और फोर्थ था हमारा करंट लायबिलिटी। जो शेयर होल्डर फंड था उसमें 3 चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट। और जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो सिंपल खाली था, अकेला था, इसके साथ कुछ भी नहीं था। थर्ड पॉइंट में हमारे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, शेयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और जो करंट लायबिलिटी वाला पोर्शन था उसमें 4 पॉइंट है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये था हमारा पूरा बैलेंस शीट का पोर्शन। अब आ जाते हैं हम एसेट्स वाले पोर्शन पे, जो कि सेकंड मेन हेड है। सेकंड पूरी बैलेंस शीट में कितने मेन हेड है? 2, एक है इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा मेन हेड है एसेट। अब इस मेन हेड में 2 मेन हेड आते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ये ज़्यादा सिंपल होता है एसेट वाला पोर्शन। अब इसमें जो हमारा मेन हेड के अंदर सब हेड आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? वो 4 सब हेड आ रहे हैं। जैसे कि पहला अगर मैं आपसे बोलूं PPE यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये सब हेड है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में। जो हमारी टेंजिबल एसेट हो गई, दूसरा हमारी इंटेंजिबल एसेट हो गई, जैसे कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये हमारे इन सब हेड्स के पार्ट है। अब आपको देखना है बी पॉइंट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सी आपको काट देना है, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। डी पॉइंट में आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। जो हम लॉन्ग टर्म लोन्स किसी को दे देते हैं, एडवांस किसी को दे देते हैं, तो हमारे लिए एसेट है। अदर नॉन करंट एसेट, इसमें क्या क्या होती हैं अदर नॉन करंट एसेट्स, वो भी मैं आपको बोर्ड पर समझाने वाला हूँ। मैं पूरी की पूरी बैलेंस शीट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको बोर्ड पर बताने वाला हूँ। अभी आपको सिर्फ बैलेंस शीट को ध्यान में रखना है।
अब फिर इसका जो मेन हेड है वो आता है करंट एसेट, और उसके अंदर कुछ सब हेड्स होते हैं। अब करंट एसेट को पढ़ते के साथ ही आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि जो हमने 1 साल से कम के लिए रखी हो वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं। अब जैसे इसके अंदर जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट, आपने गोल्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स खरीद लिए, तो 1 साल के ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 1 साल से ज़्यादा के लिए करो, आप इसको 1 साल से कम के लिए भी कर सकते हो। फिर आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है मैं फिर एक्सप्लेन करा दूंगा अभी बोर्ड पर। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का आपको पता ही है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपको पता ही है, जो कि आपके हाथ में कैश है या आपके बैंक में कैश है उनको आप कहते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, जो कम समय के लिए आपने किसी को लोन और एडवांसेस दे रखे हैं वो ये होते हैं। अदर करंट एसेट्स जो कि हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर भी आते हैं। तो बच्चों ये था पूरी की पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और इसके अंदर मेन हेड और सब हेड के बारे में मैंने जो बताया है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अब आपको बोर्ड पर। अब बच्चों बैलेंस शीट आपने बहुत अच्छे तरीके से देख ली है और समझ भी लिया है। जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ आए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इन पॉइंट्स के थ्रू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऊपर बैलेंस शीट लिखा है, देखो ये बैलेंस शीट के ही पॉइंट्स है इसलिए मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट लिखा है। सबसे पहले आपने मेन हेड में जो सब हेड देखा था वो क्या देखा था, शेयर कैपिटल। मेन हेड क्या था, दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसका सब हेड क्या था, शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी शेयर कैपिटल, जितनी भी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई होंगी उनको जोड़ दोगे आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स में, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल का पार्ट। तो सिंपल था पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब बच्चों आपको शायद ये ना पता हो, 1-2 ही रिजर्व पता हो कि इतने सारे रिजर्व भी होते हैं। आप क्या हद से क्या नाम ले सकते हो, जनरल रिजर्व बता सकते हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बता सकते हो, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बता सकते हो। लेकिन रिजर्व कुछ इन तरीके के होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व नॉर्मल है, सभी ने सुना है। कैपिटल रिजर्व ये भी आपने सुन रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसके क्वेश्चन आपने कंपनी वाली बुक में बहुत सारे करे थे जब आपने एसपीआर लगाया था, एसपीआर दिया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी रिजर्व और सरप्लस का पार्ट है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो होता ही है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। फिर इसके बाद आता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बस ये एक अकेला पॉइंट पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश कर देता है। बच्चा कभी सोच भी नहीं पाता कि ये एक रिजर्व है, वो ये सोचेगा ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह का कोई पार्ट है, जो बकाया खर्चे वगैरह है उसमें इसको इंक्लूड कर लेगा, रिजर्व के बारे में कभी भी सोचेगा नहीं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ESOP, ESOP यानी कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। बस इसको आपको इस नाम से ध्यान में रखना है, ये एक रिजर्व है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। फिर ये सारे रिजर्व की बात करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है आपको पता ही था, आपने एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहां पर क्या होता था कि आप जब भी प्रॉफिट वगैरह देखते थे और उसमें बांटने की बारी आती थी तो वो इतना अप्रोप्रिएट प्रॉफिट नहीं होता था कि आप सभी को दे पाए, तो वहां पर क्या होता था, रिजर्व वगैरह से पैसा निकाला जाता था। तो यहां पर भी वही चीज बताने की कोशिश करी है, एनी काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम रिजर्व। हम कहां से डिडक्ट करेंगे, रिजर्व से। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज शोन एज एप्रोप्रिएशन। जो हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड है, जो कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में अभी पढ़ा है, पिछला ही चैप्टर मैंने कराया था, वहां पर प्रपोज्ड डिविडेंड कई बार आया था। तो उस डिविडेंड को देने के लिए प्रीवियस ईयर के एप्रोप्रिएशन मतलब हम उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट देने के लिए, सिंपल सी चीज है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब ये क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट? भाई आपको सिंपल सी चीज एक ध्यान रखनी है, एक होता है वारंट और एक होता है शेयर। ये बड़ा होकर शेयर ही बनता है, ये बड़ा होकर शेयर ही बनता है। स्टार्टिंग में एज अ शेयर वारंट इशू करा जाता है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपल सा ध्यान रखो ये भी शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। ये भी किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, जो आपको मैंने कहा था कि इसको दो पार्ट में आपको रीड करना है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, सिंपल सा काम होता है भाई, आपने कोई शेयर इशू करा 5 तारीख दूसरा महीना 2022 को, ठीक है।
अब हमारी जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2022 को प्रिपेयर होने वाली है, लेकिन हमने अलॉटमेंट अभी सिर्फ क्या है, एप्लीकेशन के 3 रुपये तो मंगा लिए, मगर अलॉटमेंट मनी अभी नहीं आई और बीच में आ गया सीए, कंपनी के अंदर सीए, और वो इसको बनाने लगा, मतलब पूरी कंपनी का जो भी बैलेंस शीट वगैरह उसको प्रिपेयर करने लगा। तो उसने देखा कि एप्लीकेशन के 3 रुपये तो रिसीव हो रखे हैं लेकिन अलॉट अभी शेयर नहीं करे हैं। तो भाई पूछा गया कि क्या है ये, तो वो कहेंगे सर ये 5/2/2022 को हमने इशू करे थे और एप्लीकेशन का पैसा आ पाया था, इतनी आप आ गए, अब इसे हम बाद में इशू अलॉट करेंगे। तो अब ये तो नेक्स्ट ईयर में पहुंच गया, ठीक है। तो जब सीए इसको प्रिपेयर कर रहा होगा तो वो ये बता देगा कि शेयर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पेंडिंग है, मतलब एप्लीकेशन तो आ चुकी है लेकिन अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है। तो ये वो पॉइंट है, आपको इस फिगर को देखकर बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। बीच में देखो यहाँ पर सीए आ गया है, यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई और यहाँ पर हमें अलॉट करना था साल के, मतलब साल जहाँ खत्म हो रहा है उससे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। 5th पॉइंट आता है शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मीन्स एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिफंडेड। आपने देखा होगा कई बार हमें क्या करना पड़ता था, जो शेयर का पैसा होता था, एक्सिस एप्लीकेशन होती थी, उसे हमें रिफंड भी करना पड़ता था। तो यहाँ पर इसी पॉइंट को बोला गया है कि शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट, आपको जो एप्लीकेशन आई है उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, अलॉटमेंट से लेना देना कोई भी कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद आता है, ये किस में आता है, इसका जो मेन हेड होता है करंट लायबिलिटी होता है, और इसका जो सब हेड होता है ये किस चीज के अंदर आएगा, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ध्यान रखना, शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट कहां पर आएगा, अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। फिर इसके बाद बच्चों 6ठा पॉइंट आता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपको क्या इंक्लूड करना है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का मतलब होता है जब कोई एम्प्लॉय 5-6 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट लेता है तो कंपनी क्या करती है, उसको कुछ अमाउंट पे करती है कि भाई तुमने हमारी कंपनी को 10 साल दिए, 15 साल दिए, लो अब ये अमाउंट लेकर आप घर जाओ। तो उसके लिए कंपनी क्या बनाती है, प्रोविजन बनाती है। सिंपल सा पॉइंट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको पता ही है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ऐसे छोटे छोटे प्रोविजन हम बनाते हैं साल के दौरान। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपने पढ़ाई है, सारी चीजें पढ़ी हैं। तो ये होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के पार्ट, जो भी अभी आपने बैलेंस शीट के अंदर सब हेड देखे थे, ये उनके अंदर आ जाते हैं। फिर आता है बच्चों लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के बारे में आप पहले भी पढ़ के आए हो और मैं यहाँ पर फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई इन्वेंट्रीज क्या क्या होती हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गए, ये किसका पार्ट है, ये इन्वेंट्री का पार्ट है। और ये किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग, जो जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग का होता है ये उनकी इन्वेंट्रीज होती हैं, ठीक है। और स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेल्स। अब ये स्टॉक इन ट्रेड कौन सा है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि मान लो आप बच्चों की चांदनी चौक में अंडरगारमेंट्स की दुकान है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक हाथ माल लोगे, दूसरे हाथ माल बेचोगे। आप क्या करोगे, उसको किसके अंदर इंक्लूड करते हो, स्टॉक इन ट्रेड के अंदर इंक्लूड करते हो। सिंपल सी चीज, सेम लूज टूल्स, ये कुछ ऐसे हमारी इन्वेंट्रीज होती है जिनको हम बोलते हैं बेकार इन्वेंट्रीज, गंदी इन्वेंट्रीज। जैसे कि लूज टूल्स में आप क्या कह सकते हो, लूज टूल्स में आप बोल सकते हो भाई मशीन खड़ी है, उसके आसपास पेचकस प्लास। अब ये इन्वेंट्री कोई हम बेचने के लिए थोड़ी लेकर आते हैं, ये वहाँ पड़ी रहती है। उस मशीन को ठीक करने की ज़रूरत पड़ जाए, उसके अंदर कुछ भी आपको सेटिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर आप उन चीज़ों का यूज़ करते हो। स्टोर एंड स्पेल्स, तो ये ऐसी इन्वेंट्रीज होती हैं जो हमारे किसी यूज़ की नहीं होती, इसलिए हम इन्हें बेकार इन्वेंट्रीज, गंदी इन्वेंट्रीज का नाम दे देते हैं। बच्चों ये था हमारा बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट। आपको इसे लिख लिख कर बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। याद नहीं हो रहा फिर भी याद करना है, फिर भी याद नहीं हो रहा फिर भी याद करना है, क्योंकि जब तक आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद नहीं करोगे आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाओगे। बस मेरा इतना ही कहना है, आप इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर मैं आ जाऊंगा क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन से रिलेटेड बताने वाला हूं। फिर हम उसके एक एक करके छोटे छोटे पार्ट्स में इसके बैलेंस शीट के क्वेश्चन करने हम शुरू करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।